वही थोड़ी गाड़ी मच्छी बनवा के रखते हैं। आई डोंट नो हाँ वही है, बुड्ढे बुड्ढे से हैं। चलिए, अथा तो द्रव्य विज्ञानीय अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे द्रव्य विज्ञानीय अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस ऐसा भगवान आत्रेय और आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। देखो, शास्त्र में क्रम का बहुत महत्व है। इन्होंने एक चीज़ बता दी कि आपको धारणीय वेग धारण करने हैं, अधारणीय वेग धारण नहीं करने हैं। ये पहला कंसेप्ट उन्होंने, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट और पीछे बताए उन्होंने स्वस्थ रहने के। अब ये तीसरा कंसेप्ट आ रहा है, खाना क्या है। ठीक है, अब धीरे धीरे पहले दिनचर्या बताई, आपको रहना कैसे है दिनचर्या में। हाँ बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है ये पूरा शास्त्र सीक्वेंस में। इसीलिए जो उस दिन आपने पूछा था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये क्रम कहीं और है। फिर सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म और समवाय, ये क्रम कहीं और है। क्रम हमेशा मायने रखेगा, मेमोरी बनती चलेगी, मतलब पूरी मेमोरी बनती। ये एक्चुअल में एक एपिसोड टाइप का चल रहा है। बीच में कोई भी एपिसोड मिक्स हुआ, कोई भी चैप्टर अगर मिस हुआ तो नेक्स्ट वाला नहीं समझेगा, और पीछे वाले को आप हमेशा याद करेंगे कि उसमें क्या हुआ था, एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसलिए संहिता कभी भी बीच से नहीं उठाई जाती है पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से। आपके सिलेबस में है वो बात अलग है, लेकिन जब अपने लिए, अपनी चिकित्सा के लिए पढ़ें तो उसको इस तरीके से। गोइंग जा रही हूँ, ठीक है। अब इसके इन्होंने बताया दिनचर्या, आपका दिन भर कैसे रहना है, ऋतुचर्या, आपको पूरे साल भर कैसे रहना है। फिर उन्होंने बताया कौन कौन से धारणीय वेग हैं जिनका आप जो है धारण करेंगे, जिनका धारण करेंगे। ठीक है, अब ये बता रहे हैं आगे आके कि खाना क्या क्या है, जिसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि पहले पीना सीख लो, है ना। और पीने में सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, पानी। क्यों, जल जल ही जीवन है। ठीक है, अथ तोय वर्ग, इसके अब सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है तोय वर्ग। तोय मतलब जल। जो पहला वाला श्लोक है, जीवनम तर्पणम हृदयम ह्लादि वृद्धि प्रबोधनम तनु अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम लघु अमृतोपमम, ये लक्षण बताए गए हुए हैं जल के। ठीक, कौन से जल के, कौन से जल के, आप में तो लिखा भी हुआ है ना। हाँ, जल वर्ग। नहीं नहीं, हेडिंग नहीं पड़ी हुई, गंगाम्बू। नहीं, चलिए आगे भी नाम आएगा। ठीक है, देखो, गंगाम्बू नभसः भ्रष्टम सपृष्टम तु अर्क इंदु मारुतैहि हित अहितत्वे, सेकेंड वाला श्लोक है बेटा, आप में भी तो है। तद भूयः देश कालो अपेक्षते, गंगा जल के लिए बताया। गंगाम्बू मतलब गंगा जल। ठीक है, इसके ही लक्षण बताए हुए हैं पहले वाले। और उस समय गंगा सबसे पवित्र थी, अभी तो पूरी नाला की जैसे ही हो गई है, बहुत सफाई वफाई करने के बाद में थोड़ा बहुत हुआ है सही है, पर पीने योग्य तो अभी भी नहीं है ना। लेकिन उस समय उसे क्या कहा जाता था, गंगाम्बू को जीवनीय। जीवनीय मतलब जो जीवन दे, और जीवन किससे होगा, जो ओज की वृद्धि कर दे। ठीक है, तृप्तिकारक, तर्पणम तृप्तिकारक, मतलब पीने के बाद में सेटिस्फैक्शन होता है कि यस नाउ थर्स्ट इज सबसाइडिंग। ठीक है, उसके बाद बताया हुआ हृदय के लिए हितकर होता है, ह्लादि हृदयम। हृदय मतलब हृदय के लिए बहुत अच्छा लगता है उसको, मतलब डेफिनेटली अगर तृप्तिकारक है तो हृदय को अच्छा लगेगा ही। ठीक है, आह्लाद आनंद कारक होता है, मतलब प्रसन्नता आती है। बुद्धि प्रबोधनम, बुद्धि प्रबोधक मतलब बुद्धि को भी बढ़ाने वाला होता है। तनु मतलब स्वच्छ, बहुत ही निर्मल होगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। अव्यक्त रस, अव्यक्त रस मतलब उसमें कोई टेस्ट ना आए। पानी में जब टेस्ट आने लगता है तो वो क्या होता है, पानी में अगर टेस्ट आ गया तो क्या होगा, दूषित हो जाएगा, दूषित होता है। बिना टेस्ट का पानी ही गंगाम्बू का होगा। ठीक है, मृष्ट होता है, आस्वाद सुखदायक होता है। ठीक, शीतल बहुत ठंडा होता है, मतलब ऐसे उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ठंडा है। लघु है, जल्दी पच जाता है, अमृत के समान हितकर होता है। आकाश से गिरने पर यही जल जब अर्क मतलब सूर्य, इंदु मतलब चंद्रमा, और मारुत मतलब वायु के संपर्क में आता है, तब इसका पथ्य और अपथ्य का विचार, अपथ्य के विचार में देश और काल की अपेक्षा करता है। तब इस अम्बू को जब वो सूर्य के रोशनी में आएगा या
चंद्रमा की शीतलता को स्पर्श करेगा और वायु से जब वो संपर्क में आता है तब उसकी अपेक्षा करनी है देश और काल के अकॉर्डिंग। कौन से देश में वो जल है, कौन से काल में वो जल आप देख रहे हैं। इन्होंने गंगाम्बू के लिए बताया हुआ। गंगा जितनी स्वच्छ जितनी निर्मल हैं उस जल की उपमा यहाँ पे दी हुई है। उस जल की इन्होंने पूरा ये जीवनम तर्पणम हृदयम ये करके बता दिया हुआ है। क्या कैरेक्टर्स। अब उसके अलावा अगर कहीं भी जैसे हमें गंगाम्बू नहीं मिला और हमें ऐसा जल प्राप्त हुआ जो ये सारे लक्षण दे रहा है तब भी हम उसको गंगाम्बू कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाली लाइन में इन्होंने क्या कह दिया हुआ है कि यही जल, मतलब जैसे अगर दिख रहा है जल वैसा ही टाइप का जो ऊपर से बारिश में आ रहा है, बारिश में आने के बाद में जब वो सूर्य से तप्त हो जाएगा तब भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। चंद्रमा में अगर उसका संपर्क आया तो भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। वायु से तो इम्प्योरिटीज़ आनी है क्योंकि वायु बहुत कुछ लेकर आता है। मतलब अगर वो जल प्योरिटी में आया और आपने उसको पैक कर लिया तभी वो पीने लायक है, अदरवाइज़ वो अपेक्षा करेगा किसकी, देश और काल की, किस काल में आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है। ठीक, देखो ये उस काल में लिखा हुआ शास्त्र है जब आरओ वगैरह नहीं होता था, पीने लायक जल उसी तरीके से उनको कलेक्ट करना था। 3-4 हज़ार वर्ष पहले। 3-4 बहुत कम बोल रहे हो, 1000 बहुत ज़्यादा होगा। और भी ज़्यादा। ये मैं 10 साल से मैं खुद ही सुन रही हूँ 5000 साल पूर्व, तो 10 साल से आगे नहीं बढ़े, 5000 10 कर लो। लेकिन वो पता नहीं कितने लोग यही सुन रहे होंगे 5000 साल पहला पुराना, 5000 साल पुराना है, तो बहुत साल पुराना है। जब ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम बताए हुए, तो ब्रह्मा की जब सृष्टि की संरचना हुई उसके बाद सारे लोग आए हुए हैं और वहाँ जब ब्रह्मा का उल्लेख आ गया है यहाँ पे, तो पता नहीं कितने कितने ये सब ऋषि के नाम बाद में तो आए नहीं हैं, है ना, बहुत पहले के हैं ये लोग। ठीक है, चलिए दैट इज़ अनदर पार्ट। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु में आकाश से बरसे जल को जब चांदी के पात्र में एकत्र करके उसमें शाली अन्न रखने पर यदि वह क्लेद और विवर्णता रहित होता है तब उसे गंगा जल कहते हैं या गंगाम्बू कहते हैं और ये पीने के योग्य होता है। दिस इज द टेस्टिंग क्राइटेरिया फॉर द पेय जल एट दैट टाइम। टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहता था, देखो ये लोग जो है वर्षा ऋतु में पीने का जल कलेक्ट करके रख लेते थे। तो वर्षा की ऋतु में अभी पानी कोई पी नहीं सकता बारिश के जल का। अभी क्या होगा, बारिश के जल में पानी पीने चलोगे तो ढेर सारी बीमारियां लेके चले आओगे, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही इतना प्रदूषित हो चुका है। वायु प्रदूषित, फिर वो जो किरणें आ रही हैं, रेज, ढेर सारे मोबाइल की वो जो वेव्स आती हैं वो सब, मतलब जो कितने 5G 4G ये जी वो जी पार्ले जी सब कुछ आ गया है, उन सब के पूरे मिक्स होके वातावरण उतना शुद्ध है नहीं, इंडस्ट्रीज़ की वायु सब कुछ मिक्स होके कहीं ना कहीं वर्षा के जल में जल की बूंदों में उसका प्रभाव ज़रूर आएगा और आप वो पीने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनके टाइम पे वर्षा का जल पहला डिस्कार्ड करके पहले वर्षा का पहला जल जो होता था पहली बारिश का वो डिस्कार्ड करके बाकी सब वो लोग कलेक्ट करके रख लेते थे और उसको टेस्टिंग क्राइटेरिया में रखते थे कि इज़ इट प्योर और नॉट। वो कैसे, चांदी के पात्र में वो जल रखते थे, ठीक है, और शाली चावल ऐसे डाल देते थे भात बना के, मतलब पका हुआ। अगर वो क्लेद रहित और विवर्णता रहित, मतलब अगर वो इम्प्योरिटी रही तो उसमें चिपचिपापन आने लगता था और वो कलर डिस्कलर हो जाता था। लेकिन अगर वो चिपचिपापन नहीं आया और कोई कलर डिस्कलर नहीं हुआ, श्वेत शुभ्र रहा, तब वो जल जो बचा हुआ उसको पीने की योग्य मानते थे वो लोग। जल चांदी के पात्र में ले लिए, साली चावल पकाए, हाँ, पकाने के बाद उसमें डाल दिए, अगर कलर चेंज हो गया तो नहीं पिएंगे, फिर दूसरा चेंज हुआ नहीं पिएंगे, नहीं हुआ तो वही पिएंगे पूरे साल भर, तो अगर हो गया तो नहीं पिएंगे, दूसरा जल कलेक्ट करेंगे। मतलब ये वर्षा वाला जल हमारा दूषित कलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट वाला। आज के युग में देखें अगर तो इतना चावल डालेंगे तो मैंने क्या कहा, ये उनके काल में लिखने के समय पे कलेक्ट किया हुआ ये ज्ञान है ना, तो ये अपने काल के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है। इट कैन बी मॉडिफाइड बाय योर सेल्फ, कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें से बिना शास्त्र को चेंज किए ग्रैस्प कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने टेस्टिंग क्राइटेरिया अपना बताया। हमारे यहाँ टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, वो थर्मामीटर जैसा आता है, उसको पानी में डालते हैं, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, मिनरल्स हैं,
ये वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस कि आप उससे चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। आपके टाइम पे ये है, टाइम की बात है, लेकिन आप शास्त्र को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना है मतलब वो किस काल से गुजरे और उस काल में भी कितनी बुद्धि थी उनकी कि ये चीज़ें उन्होंने टेस्टिंग क्राइटेरिया में रखी हुई थी, ये समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अन्यथा के बारे में क्या लिखा हुआ है, अन्यथा समुद्र पानी बरसा रहा है ऐसा मान जाते थे, ठीक, मतलब सामुद्रिक जल बरस रहा है ऐसा मानते थे, अगर वो क्लेद रहित नहीं हुआ या मतलब ये विवर्णित नहीं हुआ तो उसमें कुछ कलर आ गया, मोस्टली ग्रीन या ब्लू कलर ऐसा बताया जाता है आता है, अगर खराब है तो मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वो विष रूप में माना जाएगा। अभी जब अन्न रक्षा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे विष देखेंगे आप, तो नहीं लिखते यहाँ नहीं वहाँ लिखना, यही वाला वहाँ मेंशन कर लेना। इस पानी को अश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिए, आश्विन मास में ही पीना चाहिए इसको, ठीक है। देखो लिखा है आश्वयुजाद बिना, क्यों नहीं पीना चाहिए, मतलब आश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिए, मतलब ये जो है जो पानी बरस रहा है जो अश्विन मास का ही होना चाहिए, हाँ तभी पिएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जो है ये टेस्टिंग क्राइटेरिया ऐसा नहीं, जैसे बारिश अभी इतनी कम होने लगी है कहीं कहीं जगह पे, या बारिश की टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले तो प्रॉपर समय पे ही आता था ना, श्रावण भाद्रपद आश्विन, श्रावण भादो ये पूरा बरसता रहता था। आश्विन मास के बिना नहीं पीना है, मतलब आश्विन मास आते आते उसको कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट करके रखा रहने देना है, आश्विन मास आने के बाद में पीना शुरू करना है। आश्विन मास बाद में आया, श्रावण आया पहले सावन बारिश हुई, फिर भाद्रपद पूरा बरसा है, ठीक है, मतलब बारिश के 2 महीने, वर्षा ऋतु के, वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद में पीना शुरू करना है। वर्षा ऋतु में तो ऑलरेडी बारिश हो रही है, वही कलेक्ट करके पीते रहो ना, कलेक्टेड वाला क्यों पी रहे हो, समझ में? जो स्टोर्ड वाटर है, समझ लें कि बारिश जाने वाली है तो आखिरी में कलेक्ट कर लें और रख लें। कलेक्ट करना तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं, कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग क्राइटेरिया करके उसके बाद फिर हाँ वो शुद्ध है रख लिया, फिर से शुद्ध आया फिर रख लिया, या अशुद्ध है डिस्कार्ड कर दिया, फिर शुद्ध आया फिर रख लिया, ये कई बार ऐसे होता होगा ना। तब नल नहीं हुआ करते थे, नहीं, कहाँ खोदने जाएंगे भैया, ठीक है, वो किसी पात्र में या फिर कोई चीज़ रही होगी उनके पास में जो कलेक्ट करके रख लेते। अश्विन मास के बिना नहीं पीना चाहिए, मतलब अश्विन मास से ही पीना शुरू करना है इनको, क्योंकि बारिश में जब तक बारिश हो रही है तब तक भगवान दे ही रहा, वही वाला पी लो, क्यों कलेक्टेड वाला पियोगे, वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब समझ में आया? नेक्स्ट देखिए 4th और 5th नंबर का श्लोक। ऐन्द्र का जो जल सुपात्र में रखा हुआ, मतलब अंतरिक्ष से गिरा हुआ जो जल सुपात्र में रखा हुआ हो और जो दूषित ना हो, उस जल का सदैव पान करना है, हमेशा वही जल ही पान करना है। अंतरिक्ष जल के अभाव में जो जल गुणों में भूयांशता, मतलब अधिकांशता अंतरिक्ष जल का अनुकरण कर लेता था, बस वही यूज़ करना है उन्हें। शुचि होना चाहिए उसमें, मतलब पवित्रता होनी चाहिए। पृथु मतलब विस्तीर्ण होना चाहिए। असित श्वेत देशे, मतलब कृष्ण और श्वेत स्थान वाला हो, या जो जल सूर्य और वायु के से आहत हो, दोनों का सीधा प्रभाव या सीधा संबंध हो, ऐसे जल सदा पान करने चाहिए, ठीक है। मतलब वो जैसे अभी भी तो होता है ना कि कलेक्टेड वाटर जो रहता है या बंद वाटर जहाँ पे है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि मच्छर उग जाते हैं, जीव जंतु उग रहे हैं, उसको कलेक्ट मत करिए, डिस्कार्ड कर दे, वही चीज़ उन्होंने भी बताई हुई है। पानी अगर अंतरिक्ष जल का नहीं है, अगर अंतरिक्ष जल का अभाव है तो ऐसा ही जल उपयोग करना है जो सूर्य से और वायु से संबंध रख रहा हो, ठीक है, मतलब उसके जो जीव जंतु हैं वो वहाँ पे पनपे ना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए अपेय जल कौन कौन से हैं, वो डेफिनेटली वो आपको ही पता है, जिसमें फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होगी, यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट वाटर। लेकिन इनको ये भी बताना था, हर छोटी बड़ी चीज़ आयुर्वेद शास्त्र में आपको मेंशन की गई हुई है कि ये वाली करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। आप जानते हो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी आएंगी, अरे जानते तो थे यार ये, लेकिन फिर भी वो उनका काम है, क्योंकि ये शास्त्र त्रिविध बुद्धि के लिए लिखा हुआ है, हीन मध्यम उत्तम, तीनों बुद्धि के लिए। जो उत्तम बुद्धि वाले होते हैं श्लोक पढ़े आगे बढ़ गए, श्लोक पढ़े आगे बढ़ गए, क्योंकि वो वहीं पे अंडरस्टैंड हो जाता है उनको। मध्यम बुद्धि वालों को क्या करते हैं,
वो केवल श्लोक पढ़े, डिस्क्रिप्शन पढ़े और तब याद आया। हीन बुद्धि, जैसे हम लोग हीन बुद्धि वाले लोग हैं, हम लोग, मैं हीन में आऊँगी। जैसे हम लोग हीन वाली बुद्धि में आते हैं तो हमें समझना पड़ता है चीज़ें, कि हम जब तक उस चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं कर लेंगे, रट्टा भी बहुत मारते हैं। नहीं, हीन बुद्धि वालों को मतलब उदाहरण के साथ में, डिस्क्रिप्शन के साथ में ना, हम उत्तम बुद्धि में आ नहीं सकते हैं। मैं अपने आप को हमेशा हीन बुद्धि के लिए ही मानती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक लाइफ भी कम है आयुर्वेद को समझने के लिए। 2-3 जन्म हो जाए तब शायद समझ पाएँ, क्योंकि हर बार शास्त्र में कुछ नया ही मिलता है पढ़ते वक्त। ये इनका जादू है या हमारी, मैं तो अपनी मंद बुद्धि ही समझती हूँ, हीन बुद्धि है हमारी, जिसकी वजह से इतना हर बार कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ नया मिलता है। जबकि ऐसा नहीं कि आई एम लर्निंग दिस थिंग फर्स्ट टाइम, पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। जब से बीएमएस किया, एमडी, उसके बाद फिर कितने कितने कॉलेजेस में, कितने कितने बैचेस में, बार बार वही तो पढ़ा रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ नया मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बुद्धियों को समझ में आए, इसलिए उन्होंने हर एक छोटी चीज़ बताई है। अपेय जल, ये किसको नहीं पता होगा कि कीचड़, शैवाल, तृण पत्र और या फिर मलिन या आच्छादित ढका हुआ जल, सूर्य चंद्रमा वायु से अदृश्य, जहाँ पे उसकी रोशनी ही नहीं पड़ रही हो, अभिवृष्ट, नूतन वर्षा, तुरंत का बरसा हुआ पानी। सभी मना करते भैया पहली बारिश है, जाना नहीं बाहर, है ना, ये सबको पता है। गाढ़ा अगर पानी होगा तो भी नहीं पीने दिया जाएगा, कुछ उसमें मिला ज़रूर होगा, ऐसा लगता है। गुरु झागदार होता है तो भी पानी नहीं पीने दिया जाता है। नॉर्मल आरओ से अगर झागदार पानी निकलने लगता है तो आरओ वालों को बुला के कहता है भैया चेंज करो, इसमें झाग आ रहा है ना। ये तो सबको पता है, लेकिन इनको मेंशन करना ही था, ठीक है, क्योंकि सारी बुद्धि को समझें। जंतु मत, कीड़े मकोड़े, डेफिनेटली कीड़े मकोड़े होंगे तो कौन पीने वाला, छान के थोड़ी पीने वाले हो, लेकिन इनको ये भी बताना था। भूमि पर ही सूर्य से तप्त हुआ, अति शीतल होने से दंतग्राही, और दंतग्राही मतलब दांत में लगने लगता है, इनको ये भी बताना था कि बहुत ज़्यादा ठंडा अगर है पानी तो दांत में लगेगा, दंतग्राही है। अनार्तो, अनार्तो का अर्थ होता है यहाँ पे अनार्तो लिखा हुआ है श्लोक में, देखो, अनार्तवम च यत् दिव्यम आर्तवम प्रथमम च यत्। अनार्तो मतलब बिना ऋतु का वर्षा हुआ, और दूसरा आर्तवम प्रथमम च यत्, आर्तव मतलब कि यहाँ पे वर्षा ऋतु में भी वर्षा हुआ पहला बारिश। लूता आदि जंतुओं, मतलब ये जंतु टाइप के लोग होते हैं उसमें, लूता ऐसे थ्रेड टाइप संरचना होती है इनकी। तथा वस्त्र आदि तंतुओं, मल मूत्र विष, इनके मिलने से जब जल दूषित हो जाता है तो इसको डिस्कार्ड कर देना। इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड, सस्पेक्टेड उनके काल में जो थी वो बताया गया हुआ है। अब इसमें जो आपके काल की हो वो आप पिक कर लीजिए। आपके काल में जैसे झागदार है तो आप नहीं पिएंगे, सूर्य चंद्रमा और वायु से अदृष्ट है तो आप उसको देखेंगे तक नहीं। अदृष्ट मतलब उसकी रोशनी न पहुंच रही हो वहाँ पे, है ना, बहुत अंधेरे में से रखा हुआ एकदम कलेक्टेड बहुत दिन तक, तो हमेशा कहते हैं भैया फेंक दो, बहुत दिन का पानी है, वही चीज़, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अति शीतल दंतग्राही होता है, ये भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अनार्तो वाला भी आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जीव जंतु तो अब तो मिलते ही नहीं हैं पीने के पानी में, मिल गए कभी कदार, वो जो ढेर सारे वीडियोस नहीं आते मे बी, अब वो भी इसीलिए तो कहते हैं ना कि कोष्ठ जल, क्वथित जल पीजिए। क्वथित जल मतलब, क्वथित जल मतलब जल का क्वाथ बना के स्वांग शीत होने के बाद में पीजिए। कोविड के टाइम पे नहीं पढ़ा था, सबने बताया भैया उबाल के पानी पीना है, गरम गरम पानी पीना है ना, उससे कोविड के वायरस नहीं मर रहे थे, उससे जो है वो सिम्टम था वो सबसाइड हो रहा था। बाकी कहाँ से फैल रहा है, किस चीज़ से फैल रहा है, जल भी दूषित हो सकता है, क्योंकि जनपदोध्वंस जब आप पढ़ेंगे वहाँ चरक विमान स्थान में, तब वहाँ बताया हुआ है देश वायु जल काल सब दूषित होता है, तो जनपद का उध्वंस हो जाता है, पूरे जनपद मतलब पूरा का पूरा एरिया उड़ता है उस समय। तो ये भी काल, एक ये भी जो कोविड का टाइम आया था वो भी जनपदोध्वंस ही था, मतलब कितनी कितनी मृत्यु हो गई, और किस कारण हो रही थी, इसमें देश भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, काल भी हो सकता है। काल तो डेफिनेटली काल तो था ही, किस देश में कब फैल जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
वायु से हो रहा है कि जल से हो रहा है, इसलिए जल को पहले भैया उसको शुद्ध करो। आपके घर में भले आरओ का पानी हो लेकिन फिर भी उसको उबाल के ठंडा करके तब पियो, या उबाल के ही पियो। बाहर निकलने से मना कर दिया, वायु संपर्क में ना आए, ठीक है। तो हर चीज़ें ना ये चाहे ये कह लीजिए कि अननोइंगली हुआ ऐसा जिसकी वजह से सब बचे, या नोइंगली जो लोग वहाँ पे बैठे थे ऊपर एक जगह पे उनको पता था कि ये चीज़ों से बचाव करना है तो हम लोग बचे, है ना। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 8, पश्चिम उदधिगाः शीघ्र बहा याः च अमलोदकाः पथ्याः समासात् ताः नद्यः विपरीताः तु अतः अन्यथा। अब यहाँ कुछ कुछ नदियों के आपने वो बचपन में नदियों के दिशाएं नहीं पढ़ी थी, भारत के नक्शे में नदियाँ, ये पश्चिमी नदियाँ हैं, ये पूर्वी हैं, गंगोत्री पढ़ा था बहुत स्लो पढ़ने वाली। वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे मतलब नदियों के बहाव पढ़े थे ना, उत्तर से पूर्व की तरफ निकल रही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उल्टी दिशा, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे दिशाओं के आधार पे नदियाँ ऐसी बताई गई हुई हैं। तो उन्हीं नदियों के जल क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ से बताया हुआ है। जो नदियाँ पश्चिम समुद्र में गिरती हैं, पश्चिम समुद्र मतलब कौन सा हुआ? पश्चिम समुद्र, पूर्व पश्चिम, पश्चिम समुद्र मतलब जैसे एक समुद्र है, इंडियन ओशन है। जियोग्राफी को उतना आइडिया नहीं है। धत, चलो जियोग्राफी भी ध्यान रहो, जिनको ये भी पता थी। ठीक है। भगवान नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ इनके द्वारा मतलब पूरे मानव जाति का उद्धार हुआ है। क्योंकि जब आयुर्वेद लिखा गया उसकी स्टोरी जब फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता रहे थे, तो मैंने कहा नहीं था एक संभाषा हुई थी, नहीं पढ़ा मैंने फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट नहीं पढ़ा। हाँ, तुमको फिर से पढ़ना इसलिए बता रहे थे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम में तो ये होता है जैसे कि हम पाक नहीं है, पाक इन द सेंस कि आज प्रॉपर्ली नहीं नहाए हैं, वॉशरूम ऐसे करके आ गए हैं, तो हम जैसे कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या मेडिकल की भी कोई ऐसी बुक है? मेडिकल की बुक मतलब कहीं मेडिसिन में ऐसा मेंशन है क्या? ऐसा कह रहे हैं ये बुक को प्रॉपर्ली हम मतलब वॉश या कुछ नहीं किए तो इसको नहीं छूना, ये दिस दैट। देखो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। हम जहाँ पे हमने आयुर्वेद सीखा, पुणे रीजन में जहाँ पे आयुर्वेद सीखा, वहाँ पे क्लिनिक पे लोग चप्पल पहन के नहीं जाते थे। इतना उसको पाक जगह मानते, आपके लैंग्वेज में पाक जगह मानते थे वो लोग। मतलब अगर ये गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है, अगर ये चप्पल पहन के नहीं छूना है, ये टच ना हो जाए, पूरी क्लिनिक में चप्पल बाहर निकालिए, चाहे पेशेंट हो चाहे डॉक्टर। वहाँ पॉसिबल था। अब मैं अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ, जब हम यहाँ पे आए मैंने फॉलो किया उसको, डेफिनेटली हमने बहुत सारा फॉलो किया था उसका, अभी भी फॉलो कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, क्योंकि देश और काल के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ता है। हम अगर अभी या तो हम पूरा कारपेट बिछवाएं यहाँ से लेके वहाँ तक, क्योंकि इतनी ठंडी में, चिलचिलाती हुई ठंडी जो अभी जनवरी और फरवरी की गई है, अगर हम किसी पेशेंट से कह देंगे प्लीज़ चप्पल बाहर निकाल के आइए, टाइल्स पे पैर रखेगा वो कहेगा भैया हम गर्मी में आ जाएंगे। जो बंदा इतनी हिम्मत करके 6 डिग्री सेल्सियस पे बाहर निकल के आपके क्लिनिक में आया हुआ है, और हम आप उसके एक क्लॉज और लगा दे चप्पल बाहर निकाल देना, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरीके से मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये पूरा शास्त्र ही देवता है। जहाँ आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, विद्या है ये। बचपन में नहीं कहते विद्या कसम खाओ, है ना, ये तो सरस्वती माता है, पैर से छू गई तो क्या पेपर का पैर छू रहे थे हम? पेपर का पैर थोड़ी छू रहे थे, वो तो गंदगी से बनता ही है। पेपर पे लिखी हुई नॉलेज की पैर छू रहे थे, है ना। तो वो चाहे जैसे आप करिए, ठीक है। बस ये है कि उसकी इतनी इज्जत करिए कि जो तुम किए हो ना, रंगोली बनाए हो ना अपनी बुक में, ये मत करो। पेंसिल से लिखते हैं बाद में तुम्हारे मुंह पे ढेर सारे ऐसे मैं डिज़ाइन बना दूँ, अच्छा लगेगा? तब फिर अपने लिखने के लिए यहाँ स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं, ठीक। अब उसको लिखने के लिए यहाँ से ये लिख लिया, वहाँ से वो लिख लिया, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं, यहाँ लगा दीजिए, वो लिख लीजिए। कोशिश नहीं, वही करना ही है। मतलब अब पूछे हो तो इसलिए हमने बताया, हम कभी मना नहीं करते हैं, इट्स योर स्टाइल ऑफ स्टडी, ठीक है।
चलो 8वें नंबर पे देखिए, जो नदियाँ पश्चिम समुद्र में गिरती हैं शीघ्र वहा मतलब तेज बहती हैं और जिनका जल मल रहित अर्थात निर्मल है, इन गुणों वाली नदियाँ संक्षेपतः पथ्य होती हैं। ध्यान रखना, पानी में बहाव जो होगा वो लघुता लाएगा। अब मुझे इसका रीज़न बताइए, वाई? पानी में जो बहाव होगा, जितना तेज बहाव है उतना लघुता लाता है, उतना लघु हो जाता है उसका जल। क्यों? ये हमने उसमें पढ़ा था श्यान वेग कि जो धारा जो होती है, तो ऊपर उसमें लेयर्स होती हैं पानी में। ऊपर जो होती है बहुत फास्ट, उसके नीचे हल्की स्लो, फिर हल्की स्लो, हाँ, फिर तुम ऐसे हल्की बता स्लो। दो मुझे नहीं। हाँ, फिर हल्की स्लो। मैं श्यान में पढ़ा था, इसका इंग्लिश वर्जन की हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, तो श्यान वेग में पढ़ा था, क्योंकि पानी के बीच में श्यान वेग लगता है। इसलिए जो जितनी तेज में चलती है, हमने तुमसे वही तो पूछा, कल के लेक्चर में हमने तुमसे वेग बताया हुआ था कि वाई वेग। वेग को किस चीज से रिलेट किया था हमने? 4-5 किलोमीटर पर सेकंड। वेग को क्या कहा है अपने आयुर्वेद में? वेग तो अधारणी वेग, अधारणी वेग। अधारणीय वेग किस दोष से रिलेट कर जाएगा फिर? वेग किसका नाम था? वायु का। वायु का, हाँ। वायु का, वही वायु यहाँ पे आई है। बहाव किस चीज से होगा? हाँ, वही वायु वायु से ही ना। वही तुम तो बताया, जब मतलब वायु, scientific correlate कर दिए। साइंटिफिक कोरिलेट तुम कर रहे थे, सिंपल वे में यहाँ लिखा हुआ है उसको समझ जाओ ना। अब दूर से चल, शीघ्र बहाव मतलब जितनी तेज बहाव वाली नदियाँ होती हैं उसमें वायु गुण आया हुआ रहता है। जल की क्लिन्नता और क्लेदता, समझ रहे हो, वो उतना वो कम कर देता है, इसलिए वो पचने में लघु हो जाएगा। समझ गए? वायु के संपर्क में आने के पश्चात, मतलब जितनी तेज बहा, तेज बहने वाली नदियाँ होंगी वो उतनी ही ज़्यादा पथ्य हैं, और इसके विपरीत गुणों वाली नदियाँ अपथ्य हैं। जितना स्टैग्नेंट वाटर रहेगा उतना वो भारी होती चली जाती हैं। ठीक, वो सिंपल सी है। जो दौड़ते भागते रहते हैं वो दुबले पतले ही दिखेंगे, लघु एकदम। लेकिन जो आराम से जैसे बैठ गए व्यापारी और वो हलवाई लोगों की तरह, उनका पेट ही निकलता दिखेगा और दम करते हुए दिखेंगे, है ना। तो वो हमेशा मतलब भारी ही दिखेंगे। ठीक, वही यथा लोके तथा ब्रह्मांडे, ऐसा ही बताया गया। वैसे ये श्लोक कहीं है नहीं, उल्लू बनाते हैं लोग, ठीक, कहीं नहीं मिलता है ये श्लोक। यथा लोके तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोक में है वही लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बताया गया होगा। तो जो तो वही वो वाला श्लोक है, मान सकते हैं। ठीक है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत हर जगह लगता है। 9 और 10 नंबर का श्लोक देखिए। हिमालय और मलयाचल से उत्पन्न होने वाली जिन नदियों का पानी पत्थरों से टकराने के कारण विक्षोभित होकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसी पानी वाली नदियां पथ्य हैं। मतलब चोट लग रही है पत्थर से। कौन? उठा लो। मतलब वो पत्थरों से टकरा टकरा के जा रही है, मतलब और भी ज़्यादा वायु, मतलब चोट खा खा के, तो वो और भी पथ्य हो जाती हैं। इन्हीं नदियों का पानी जब स्थिर हो जाए तब वह कृमि करेगा। श्लीपद, श्लीपद मतलब यहीं पे स्टॉप करेंगे इसके बाद। श्लीपद मतलब क्या होता है, लिख लो, फाइलेरियासिस। श्लीपद, अरे लिखा हुआ है बालक, श्लोक नंबर कहाँ पढ़ा रहे हैं हम? हाँ, ये वाला। हाँ, तो लास्ट वाली लाइन में देखो, ये कृमि करेगा। कृमि मतलब श्लीपद मतलब फाइलेरियासिस, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो, हृदय रोग करता है मतलब हृदय रिलेटेड डिजीज। ठीक है, कंठ रोग करेगा मतलब वो यहाँ भी स्टिफनेस लेकर आता है, ठीक, बोलने में भी। और शिरो रोग उत्पन्न करेगा। ठीक, ये सारी व्याधियाँ उत्पन्न करता है जब वाटर स्टैग्नेंट हो जाएगा तब। ठीक, अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं पीने के लिए, मैंने सुना है कि जो ओले गिरते हैं तो ओले को स्टोर किया जाता है उसका पानी, और कहते हैं कि जो पाइल्स नहीं थी बवासीर, उसमें एनएस की जगह पे लगाते हैं, तो उसका क्या साइंटिफिक रीजन है? हमने ना सुना ना हम जाने, कहीं शास्त्र में हमने ना पढ़ा ओले का पानी एनएस के रीजन पे। क्योंकि मेरी मम्मी एक बार मौसी से काल पे कह रही थी तुमको बवासीर हो गई है, तो इस बार पत्थर जब गिरेंगे या तो हम रख लेंगे या तुम रख लेना, और जब सुबह सुबह जाना हो तो लगा लेना। आई डोंट नो अबाउट दैट, हमने कहीं पढ़ा नहीं। ठीक है, जो स्टैग्नेंट वाटर जो है फिलहाल वही इतना पता है। ठीक है, थैंक यू।